ओके, स्टार्ट करते हैं वन लाइनर क्विज। क्वेश्चन नंबर 1 है आज का। पहला क्वेश्चन है, मुल्ला पेरियार बांध किन दो राज्यों से संबंधित है? मुल्ला पेरियार बांध, मुल्ला पेरियार बांध किन दो राज्यों से संबंधित है? मुल्ला पेरियार बांध, पेरियार नदी केरल में है, पेरियार बांध जो है वो भी केरल और तमिलनाडु के बीच में है। केरल प्लस तमिलनाडु, केरल और तमिलनाडु, मुल्ला पेरियार। क्वेश्चन नंबर 2, किस प्रकार की जलवायु के कारण यूनाइटेड किंगडम में, यूके में वर्ष भर वर्षा होती है? यूके में वर्ष भर वर्षा, वर्ष भर वर्षा किस प्रकार की जलवायु के कारण होता है ऐसा? किस प्रकार की जलवायु के कारण होता है वर्ष भर वर्षा होती है? समशीतोष्ण महासागरीय जलवायु, समशीतोष्ण, समशीतोष्ण महासागरीय, महासागरीय जलवायु, समशीतोष्ण महासागरीय जलवायु, समशीतोष्ण महासागरीय जलवायु। जब आप देखेंगे ना एटलस में, देखेंगे, एटलस खोलिए जल्दी से। एटलस में हम देखेंगे यहाँ पे जो हमारा ये वाला पार्ट है, ये यूके वाला पार्ट है, इसमें हमारा आयरलैंड आएगा, लंदन आएगा, यूके आएगा, ये सारा यूके ही कहलाता है इतना पूरा क्षेत्र। तो ये पूरा का पूरा घिरा हुआ है। देखो इंग्लिश चैनल यहाँ पे है, उत्तरी सागर का क्षेत्र है, यहाँ पे उत्तरी अटलांटिक महासागर है। तो ये सारा जो क्षेत्र है समुद्र से आसपास से घिरा हुआ है, तो इसीलिए हम कहेंगे कि समशीतोष्ण महासागरीय जलवायु का क्षेत्र है यूके। क्वेश्चन नंबर 3, किस वर्ष केशव चंद्र सेन ने अपनी 13 वर्षीय पुत्री का विवाह कूच बिहार के राजा के साथ कर दिया? केशव चंद्र सेन, केशव चंद्र सेन ने किस वर्ष अपनी 13 वर्षीय पुत्री का विवाह, 13 वर्षीय पुत्री का विवाह, बाबू विवाह एक पुस्तक भी है, ठीक। तो 13 वर्षीय अपनी पुत्री का विवाह कूच बिहार, कूच बिहार के शासक से कर दिया, के राजा से कर दिया था। वर्ष 1878 में कर दिया, वर्ष 1878 में कर दिया। इसके बाद इनके अनुयायियों ने एक नई संस्था का स्थापना कर दी, इसको जिस संस्था में ये थे उससे हट गए वो, ठीक। नेक्स्ट, अगला सवाल, ये प्रार्थना समाज की स्थापना की थी ना इन्होंने 1867 में, प्रार्थना समाज की स्थापना की थी, महाराष्ट्र में हुई थी इसकी स्थापना। तो इन्हीं के अनुयायियों ने स्थापना की थी, इन्हीं से प्रभावित होकर। बाद में इन्होंने अपनी अल्पवयस्क पुत्री का विवाह कर दिया 13 वर्ष की उम्र में, तो फिर इनके अनुयायी नाराज हो गए इनसे। अगला क्वेश्चन है, राज्य का कौन सा गीत स्वयं को धर्म अर्थ काम मोक्ष की भावनाएं समाहित हुए हैं अपने में? धर्म अर्थ काम, काम मोक्ष, राज्य का कौन सा ऐसा लोकगीत है जो अपने में धर्म अर्थ काम मोक्ष की भावनाएं समाहित किए हुआ है? चौफला गीत, चौफला, 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 चौफला गीत, ठीक। चौफुला, चौफुलों, इसमें महिलाओं को कहा जाता है चौफुलों, चौफला गीत, चौफला गीत। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, शहीद श्रीदेव सुमन गढ़वाली फिल्म कब प्रदर्शित हुई? शहीद श्रीदेव सुमन, श्रीदेव सुमन 84 दिन की भूख हड़ताल के बाद 1944 में श्रीदेव सुमन की मृत्यु हो गई थी। तो श्रीदेव सुमन गढ़वाली फिल्म कब बनी? 2007, 2007। 1867 में किसकी प्रेरणा से महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना हुई? प्रार्थना समाज महाराष्ट्र, प्रार्थना समाज महाराष्ट्र, महाराष्ट्र कब? 1867, 1867। केशव चंद्र सेन, केशव चंद्र सेन, केशव चंद्र सेन। नेक्स्ट, पूर्व सोवियत संघ का कितना प्रतिशत भाग अब भी रूस में है? रूस के अंतर्गत अब भी, जो पुराना दिसंबर 1991 में सोवियत संघ टूट गया था, उससे पहले जो भी क्षेत्र उसके पास थे, उसमें से अब भी कितना परसेंट पार्ट उसके पास है? 75%, 75%। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, चंपावत जिले में चमत्कारी शिला एवं पशुओं को स्वस्थ रखने के लिए कौन से मेले का आयोजन होता है? चमत्कारी शिला ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें, मानेश्वर मेला, बहुत बढ़िया। चमत्कारी मेला, चमत्कारी शिला प्लस पशु सुरक्षा
पशुओं के स्वास्थ्य वगैरह के लिए। एक तो पशुओं का चामू देवता है ना फेमस, चामू देव, पशुओं के रक्षक कहे जाते हैं, वो पशुओं की रक्षा करते हैं वो। तो पशु के स्वास्थ्य के लिए और चमत्कारी शिला के लिए मानेश्वर। अगला क्वेश्चन है, गढ़वाल प्रशासन की भूमि माप की सबसे बड़ी इकाई क्या हुआ करती थी? गढ़वाल में, गढ़वाल प्रशासन, गढ़वाल में जब राजशाही थी, पवार वंश था, तो उनके भूमि मापन की सबसे बड़ी इकाई, भूमि मापन की सबसे बड़ी इकाई, सबसे बड़ी इकाई क्या कहलाती थी? ज्यूला, ज्यूला होती थी, ज्यूला। ये ज्यूला व्यवस्था किस शासक ने शुरू कराई? प्रताप शाह ने शुरू कराई, प्रताप शाह ने शुरू कराई। शिक्षा वगैरह को बढ़ावा देने वाला पवार शासक था ये प्रताप शाह, इसके बारे में चर्चा की है हमने। नेक्स्ट, ये प्रथा, जूला प्रथा किसने शुरू कराई थी? प्रताप शाह ने कराई थी जूला प्रथा। सबसे बड़ी इकाई होती थी भूमि मापन की जूला। अगला क्वेश्चन है, हरिद्वार स्थित चंडी देवी मंदिर कब और किसने बनवाया? चंडी देवी मंदिर कहाँ? हरिद्वार। हरिद्वार स्थित चंडी देवी मंदिर कब और किसने बनवाया? वर्ष 1929 में कश्मीर के शासक सुचेत सिंह ने, सुचात सिंह ने, सॉरी, सुचात सिंह ने, सुचात सिंह ने, कश्मीर का शासक था सुचात सिंह, उसने स्थापना करवाई थी 1929 में। अगर हम चंडिका माई मंदिर कहेंगे तो वो चमोली में है। चंडी देवी यहाँ है, चंडिका माई, चंडिका माई मंदिर, चंडिका माई चमोली, चमोली में। अगला क्वेश्चन है, सबसे ऊंचाई पर स्थित मंदिर राज्य का कौन सा है? सबसे ऊंचाई पर स्थित मंदिर राज्य का कौन सा मंदिर है? सबसे ज्यादा ऊंचाई पे किया है ये सवाल तो कई बार। राज्य का सबसे ज्यादा ऊंचाई पर स्थित धाम हमने किया था केदारनाथ धाम 3584, और सबसे ज्यादा ऊंचाई पर मंदिर 3680, 3680 तुंगनाथ, तुंगनाथ। पंच केदारों में से एक है तुंगनाथ, जिसमें उसके बाह की पूजा की जाती है केदार के ना, 3680 मीटर की ऊंचाई पे। अगला क्वेश्चन है, कालसी शिलालेख की खोज कब और किसने की? कालसी शिलालेख, कालसी में अशोककालीन शिलालेख प्राप्त हुए हैं। इन अशोककालीन शिलालेखों में, अशोककालीन शिलालेखों की खोज कब की, किसने की? 1860 में फॉरेस्ट ने, जॉर्ज फॉरेस्ट ने, जॉन फॉरेस्ट ने, सॉरी, जॉन फॉरेस्ट, जॉन फॉरेस्ट ने, जॉन फॉरेस्ट, कालसी शिलालेख जॉन फॉरेस्ट। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में प्रथम खेल रत्न प्राप्त करने वाली महिला, पहली खेल रत्न प्राप्त करने वाले पुरुष, सॉरी, प्रथम खेल रत्न प्राप्त करने वाले पुरुष, व्यक्ति मतलब, पहला खेल रत्न 2013 में मिला था इन्हें प्रथम खेल रत्न, जसपाल राणा, जसपाल राणा, जसपाल राणा उत्तराखंड खेल रत्न प्राप्त करने वाले। 2016-17 के बाद इसमें देवभूमि शब्द जोड़ दिया गया। शुरुआत में ये खेल रत्न पुरस्कार दिया जाता था, तो खेल रत्न पुरस्कार 2013 में जसपाल राणा को दिया गया है, निशानेबाजी से संबंधित है। और जो लास्ट दिया गया है अभी 2020-21 में दिया गया है, वो दिया गया है चंदन सिंह को, चंदन सिंह खेल रत्न पुरस्कार चंदन सिंह को दिया गया, देवभूमि खेल रत्न पुरस्कार एथलेटिक्स के क्षेत्र में दिया गया है। एथलेटिक्स, एथलेटिक्स के क्षेत्र में 2020-21 में चंदन सिंह को दिया गया है, पहला दिया गया जसपाल राणा को। अगला क्वेश्चन है, प्रथम देवभूमि द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे दिया गया? देवभूमि द्रोणाचार्य पुरस्कार, ये खेल रत्न हो गया, देवभूमि द्रोणाचार्य पुरस्कार। जब ये देवभूमि, नाम तो बाद में किया, कब किया? देवभूमि से एरो लगा के लिख देना, 2016, 5 नवंबर 2016 को ये देवभूमि शब्द जोड़ दिया गया राज्य के खेल पुरस्कारों के साथ। तो देवभूमि द्रोणाचार्य, द्रोणाचार्य पुरस्कार अगर हम कहें तो पहला वाला किसे दिया गया? वर्ष 2012-13 में गुरु को दिया जाता है ना द्रोणाचार्य पुरस्कार। 12-13 में हरि सिंह थापा, हरि सिंह थापा, हरि सिंह थापा मुक्केबाज, मुक्केबाजी, भारत में मुक्केबाजी का जनक कहा जाता है हरि सिंह थापा को, बॉक्सिंग से संबंधित है खिलाड़ी हरि सिंह थापा, याद रखना। खेल पुरस्कारों में देवभूमि शब्द औपचारिक रूप से 5 नवंबर 2016 को जोड़ा गया। भारतीय बॉक्सिंग का पितामह किसे कहा जाता है? हरि सिंह थापा, पितामह, भारतीय बॉक्सिंग का पितामह किसे कहा जाता है? हरि सिंह थापा। अगला क्वेश्चन है, तुंगनाथ के लिए पैदल मार्ग कहां से शुरू होता है? तुंगनाथ, तुंगनाथ के लिए पैदल मार्ग, पैदल मार्ग कहां से शुरू होता है? तुंगनाथ के लिए पैदल मार्ग कहां से शुरू होता है? तुंगनाथ के लिए पैदल मार्ग कहां से शुरू होता है? चोपता बुग्याल, चोपता बुग्याल, चोपता बुग्याल,
चोपता बुग्याल रुद्रप्रयाग चमोली में विस्तृत है और इसे गढ़वाल का क्या कहा जाता है? स्विट्जरलैंड कहा जाता है। चोपता बुग्याल चमोली, चमोली रुद्रप्रयाग, मैक्सिमम पार्ट इसका चमोली में मिलेगा। चोपता बुग्याल, गढ़वाल का क्या कहते हैं इसको? गढ़वाल का स्विट्जरलैंड, बहुत इंपॉर्टेंट है, गढ़वाल का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। ये जो पर्वत है, एक पर्वत है बहुत फेमस, ये जो घास का मैदान है, ये किसके तट पे? एक चंद्रशिला नाम से पर्वत है, कहां है? चंद्रशिला पर्वत, चंद्रशिला पर्वत की तलहटी पर विस्तृत है ये बुग्याल। चंद्रशिला पर्वत चमोली, चंद्रशिला पर्वत का भी आधार स्थल यही है। चंद्रशिला पर्वत जाने के लिए भी पैदल मार्ग यहीं से शुरू होता है, तुंगनाथ के लिए भी यहीं से शुरू होता है। गढ़वाल का स्विट्जरलैंड कहा जाता है इसे। और केदार वन्य जीव विहार किसके अंतर्गत आता है? इसी बुग्याल के अंतर्गत केदार वन्य जीव विहार भी, केदार वन्य जीव विहार भी आता है, केदार वन्य जीव विहार। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, तपोवन बुग्याल राज्य में किस जिले में स्थित है? तपोवन बुग्याल, तपोवन बुग्याल राज्य में किस जिले में स्थित है? तपोवन बुग्याल उत्तरकाशी, उत्तरकाशी में स्थित है तपोवन बुग्याल, तपोवन बुग्याल उत्तरकाशी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, मैन ईटर लेपर्ड ऑफ रुद्रप्रयाग, ये किसकी रचना है? मैन ईटिंग लेपर्ड, हाँ, ऑफ रुद्रप्रयाग, ये जिम कॉर्बेट की रचना है, जिम कॉर्बेट, ये जिम कॉर्बेट की रचना है, मैन ईटिंग लेपर्ड ऑफ रुद्रप्रयाग। इनकी लास्ट जो रचना थी वो ट्री टॉप थी, ठीक, लास्ट अधूरा हो रह गया था शायद वो उपन्यास इनका। बाकी मैन ईटर ऑफ रुद्रप्रयाग, मैन ईटर ऑफ चंपावत, ठीक है, टेम्पल टाइगर, ये सारी रचनाएं इन्हीं की हैं। टेम्पल टाइगर में तो कौन से मेले का वर्णन है? जो हमारा जागेश्वर, वहां क्या कहते हैं, बाराही धाम में लगता है ना, कौन सा मेला लगता है? पाषाण मेला, उसका भी वर्णन किया गया। अगला क्वेश्चन, खिड़ाताल राज्य में किस जनपद में है? खिड़ाताल, खिड़ा, खिड़ाताल, 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 खिड़ाताल राज्य में किस जनपद में? उत्तरकाशी, उत्तरकाशी। अगला क्वेश्चन है, कोठार बांध, कोठार बांध, कोठार बांध राज्य में किस नदी से संबंधित है? कोठार, कोठार किससे शुरू होता है? नाम कोठार का को से, तो कोसी, कोसी नदी पर है, कोसी नदी पर है कोठार बांध, राज्य में कोसी नदी पर है। और इस नदी को रोक के ये बांध बनाया गया होगा फिर, तो राज्य की बनाई गई सबसे बड़ी कृत्रिम झील भी है ये, कृत्रिम झील, कृत्रिम झील, राज्य में बनी सबसे बड़ी कृत्रिम झील कुमाऊं की है, सॉरी राज्य की नहीं है, कुमाऊं की है। कुमाऊं राज्य की तो हो जाएगी हमारी वो टिहरी झील, और कुमाऊं की हो जाएगी सबसे बड़ी कृत्रिम झील कोसी नदी पर बने कोटार बांध के लिए बनाई गई झील। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, अल्मोड़ा में है ये, ठीक है, कोटार बांध कहाँ है? अल्मोड़ा में। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, निप्पन सुकुमार फूलों का देश तथा सूर्योदय का देश किसे कहा जाता है? निप्पन सुकुमार फूलों का देश और सूर्योदय का देश, सूर्योदय का देश किसे कहा जाता है? जापान को कहा जाता है, जापान की राजधानी टोक्यो। अगला क्वेश्चन, रूस का विघटन कब हुआ? दिसंबर 1991 में रूस का विघटन हुआ और इससे 15 नए राष्ट्रों का उदय हुआ, 15 राष्ट्रों का उदय हुआ, दिसंबर 1991 में इसका विघटन हुआ। रमेश में कौन सी संधि है? रमेश, रमेश में कौन सी संधि है? रमेश को तोड़िए, रमाधन ईश, तो रमाधन ईश, आ प्लस ई हो रहा है ना, आ प्लस ई ए हो जा रहा है, तो मतलब गुण, गुण संधि हो जाएगी, गुण संधि, आ प्लस ई ए, गुण संधि। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, वो जेल जहां सुभाष चंद्र बोस, लोकमान्य तिलक तथा लाला लाजपत राय का अपना बंदी जीवन व्यतीत किया इन्होंने, वो जेल कौन सी है जहां सुभाष चंद्र बोस, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय ने अपना बंदी जीवन व्यतीत किया? देवली कैंप जेल, बोस्टल जेल, मांडले जेल, अलीपुर न्यू सेंट्रल जेल, मांडले जेल। गीता रहस्य यहीं पे लिखी थी, तो मांडले जेल। सुभाष चंद्र बोस, लोकमान्य और लाला लाजपत राय। चलें आगे, अगला सवाल, अगला क्वेश्चन है, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ किसे कहते हैं? लोकतंत्र का चौथा स्तंभ किसे कहते हैं? प्रेस को, प्रेस। 19(1) आर्टिकल 19(1) वक्तव्य की स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता, तो उसके तहत प्रेस है, चौथा स्तंभ कहलाता है वो, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना कब और किसने की? साधारण ब्रह्म समाज, साधारण ब्रह्म समाज, साधारण ब्रह्म समाज
देखो ऐसा था, अभी मैंने आपको बात बताई कूच बिहार 1878 में कूच बिहार के शासक से केशव चंद्र सेन ने अपनी पुत्री का विवाह कर दिया। तो उसके बाद जैसे 1878 में शिवनाथ शास्त्री हो गए, आनंद मोहन बोस हो गए और उमेश चंद्र दत्ता जैसे केशव चंद्र सेन के से ये लोग जो अनुयायी थे, ये अनुयायी सारे केशव चंद्र सेन से असंतुष्ट हो गए थे। ये विभाजन केशव चंद्र सेन के भारतवर्षीय ब्रह्म समाज से वैचारिक मतभेद के बाद बाल विवाह जैसी प्रथाओं के विरोध में हुआ था। भारतवर्षीय ब्रह्म समाज के अंग थे ये सब, फिर उन्होंने अलग कर लिया। तो साधारण ब्रह्म समाज लिखना 1878। आदमी तीन है, शिवनाथ शास्त्री, शिवनाथ शास्त्री, शिवनाथ शास्त्री, आनंद मोहन बोस, आनंद मोहन बोस और उमेश चंद्र दत्ता, उमेश चंद्र दत्ता, उमेश चंद्र दत्ता, नाथ दत्ता बोस, नाथ दत्ता बोस, ये तीन लोग थे। तो केशव चंद्र सेन के असंतुष्ट अनुयायियों द्वारा ये स्थापना की गई, तीन लोगों ने की 1878 में। ठीक, भारतवर्षीय ब्रह्म समाज से वैचारिक मतभेदों के बाद इन्होंने बाल विवाह कर दिया ना, इसीलिए। दीनबंधु मित्र के नाम से कौन जाना जाता है? दीनबंधु मित्र, दीनबंधु मित्र, दीनबंधु मित्र गांधी जी के आध्यात्मिक गुरु भी कहे जाते हैं। सी एफ एंड्रयूज, सी एफ एंड्रयूज, एंड्रयूज, सी एफ एंड्रयूज। गांधी जी के राजनीतिक गुरु कहेंगे तो गोपाल कृष्ण गोखले और राजनीतिक गुरु कहेंगे तो सी एफ एंड्रयूज थे। तो चार्ल्स फ्रीड एंड्रयूज जो थे एक ब्रिटिश ईसाई मिशनरी और शिक्षक एवं समाज सुधारक थे, जो भारत के स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय रूप से शामिल हुए थे। उन्हें रविन्द्रनाथ टैगोर और महात्मा गांधी का घनिष्ठ मित्र कहा जाता है और उन्होंने दक्षिण अफ्रीका और फिजी में भारतीय मजदूरों के अधिकारों के लिए संघर्ष किया था। इसके कारण उन्हें दीनबंधु या गरीबों का मित्र कहा जाता है। ठीक, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। किस अनुच्छेद के तहत देश में काल की घोषणा मंत्रिमंडल की लिखित अनुमति के आधार पर सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में राष्ट्रपति कर सकता है? बहुत पूरी लाइन लिखना, इंपॉर्टेंट है पूरी लाइन। किस अनुच्छेद के तहत देश में आपातकाल की घोषणा, किस अनुच्छेद के तहत देश में आपातकाल की घोषणा मंत्रिमंडल की लिखित अनुमति के आधार पर, मंत्रिमंडल की लिखित अनुमति के आधार पर सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में, सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में राष्ट्रपति कर सकता है, राष्ट्रपति कर सकता है? अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपातकाल के विषय में बात है, 360 में वित्तीय आपातकाल के विषय में बात है। ठीक है, और राष्ट्रपति शासन 356 में, अनुच्छेद 356 में हमें राष्ट्रपति शासन के बारे में मिलता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, कालाहारी मरुस्थल कहाँ स्थित है? कालाहारी मरुस्थल, कालाहारी मरुस्थल कहाँ स्थित है? कालाहारी मरुस्थल, कालाहारी मरुस्थल, कालाहारी मरुस्थल दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका में। सहारा मरुस्थल उत्तरी अफ्रीका, सहारा कहाँ है? उत्तरी अफ्रीका, उत्तरी अफ्रीका, सहारा मरुस्थल उत्तरी अफ्रीका। अगला क्वेश्चन, तिक्त का विलोम, तिक्त, तिक्त, तिक्त का विलोम मधुर, तिक्त का विलोम हो जाएगा मधुर, और कटु का विलोम हो जाएगा मधु, कटु का विलोम मधु, तिक्त का मधुर, कटु का मधु। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, 1194 में 1194 ईस्वी में चंदावर का युद्ध, चंदावर का युद्ध हुआ। चंदावर के युद्ध में कौन पराजित हुआ? चंदावर के युद्ध में कौन पराजित हुआ? जयचंद पराजित हुआ 1194 में। हाँ, चंदावर का जयचंद पराजित हुआ 1194 में। जयचंद कन्नौज का शासक था, कन्नौज का शासक था। इसने पृथ्वीराज चौहान जो थे उनके साथ विद्रोह किया था ना, उनके मतलब उनकी हत्या करवाई थी एक तरह से कहे तो। जयचंद, तभी तो उपाधि दी जाती है किसी को। अगला सवाल, भुवनेश्वरी देवी मेला राज्य में कहाँ लगता है? भुवनेश्वरी देवी मेला, भुवनेश्वरी देवी मेला कहाँ लगता है राज्य में? पौड़ी में, पौड़ी में भुवनेश्वरी देवी मेला, पौड़ी, भुवनेश्वरी देवी मेला पौड़ी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, लास्य नृत्य किससे संबंधित है? लास्य नृत्य, ला आधा सौ य, लास्य नृत्य, नृत्य, लास्य नृत्य किससे संबंधित है? लास्य नृत्य किससे संबंधित है? अगला क्वेश्चन ये है, लास्य नृत्य। केरल में एक फेमस नृत्य होता है मोहिनी अट्टम,
मोहिनी अट्टम शास्त्रीय नृत्यों में आता है। मोहिनी अट्टम, कृष्ण अट्टम, ये सारे जो नृत्य होते हैं अट्टम अट्टम वाले आएंगे तो कहाँ होंगे? तो केरल का प्रमुख नृत्य है। तो मोहिनी अट्टम को ही लास्य नृत्य कहा जाता है। शिव को प्रसन्न करने के लिए पार्वती द्वारा किया गया ये नृत्य था। पार्वती, मोहिनी अट्टम तो आपने नाम सुना ही होगा। तो पार्वती द्वारा किया गया ये नृत्य था शिव को प्रसन्न करने के लिए। स्त्री की कोमलता पर आधारित रहता है। किस पर आधारित? स्त्री की कोमलता पर आधारित। कोमलता पर आधारित, स्त्री की कोमलता पर आधारित लास्य नृत्य पार्वती ने किया था। ललित कला अकादमी की स्थापना कहाँ की गई? कब की गई? ललित कला अकादमी, ललित कला अकादमी, ललित कला अकादमी की स्थापना कब की गई? 1954, 1954, 1954। ललित कला अकादमी 1954। कहाँ? नई दिल्ली, नई दिल्ली। ललित कला अकादमी 1954, नई दिल्ली। ललित कला का क्या मतलब होता है? ललित कला का मतलब होता है चित्रकला, मूर्तिकला, दृश्य कला, ये सारे क्षेत्र इसमें आते हैं। चित्रकला भी, मूर्तिकला भी, ठीक है। इसका उत्तराखंड में कोई हेडक्वार्टर है क्या? इसकी शाखा है क्या कोई? हाँ, नैनीताल में है इसकी एक शाखा। नैनीताल और देहरादून में दो शाखाएं हैं। दो शाखाएं उत्तराखंड में भी हैं ललित कला अकादमी की। एक नैनीताल में है, एक देहरादून में है, ठीक है, ललित कला अकादमी। अभी ये देखो एक चीज चल रही है, विकसित भारत के रंग कला के संग, इसी के अंतर्गत चल रही है विकसित भारत के रंग कला के संग। वर्ष 2025 से 2047 तक राष्ट्रव्यापी पहल है। इसके अंतर्गत इसका उद्देश्य क्या है? 2047 तक विकसित भारत के विजन के अनुरूप कला के माध्यम से राष्ट्र के विकास को चित्रित करना। तो लिखेंगे देहरादून में विकसित, देहरादून में चल रहा है, देहरादून में एक कार्यक्रम चल रहा है 2025 से 47 के भी, विकसित भारत के रंग कला के संग। विकसित भारत के रंग, विकसित भारत के रंग कला के संग, कला के संग। तो सारी कुछ वो ड्राइंग होती चली जाएंगी जैसे जैसे भारत विकसित होगा 2025 से 2047 तक, उस तरह से उसमें चित्रकला के माध्यम से उसको प्रदर्शित करते रहेंगे। अगला सवाल है समोचकवा, समोचकवा या फिर सामा चकवा, सामा चकवा, सामा चकवा, ये किस राज्य का एक लोक नृत्य है? किस राज्य का लोक नृत्य है? यह है बिहार का। बिहार का लोक नृत्य है सामा चकवा। सामा चकवा क्यों फेमस है? इसीलिए फेमस है क्योंकि ये भाई बहन के प्रेम पर आधारित है। भाई बहन के प्रेम पर आधारित, भाई बहन के प्रेम पर आधारित, ठीक है, सामा चकवा। अगला, इसके अलावा यूपी के कुछ क्या कहते हैं, बिहार के कुछ इंपॉर्टेंट हम लोक नृत्य कर लेते हैं। लोक नृत्य और शास्त्रीय नृत्यों में अंतर होता है। हाँ, लोक नृत्य हर राज्य का होता है, शास्त्रीय नृत्य लिमिटेड होते हैं, ठीक है। तो बिहार के कुछ इंपॉर्टेंट लोक नृत्य हैं जैसे विदेशिया, जाट जाटिनी, विदेशिया, जाट जाटनी, झुमरी, जाट जाटनी, झुमरी, झिझिया, झिझिया, कजरी, पाइका भी इंपॉर्टेंट है, पाइका, पाइका आया हुआ है, पाइका, झिझरी, झिझिया, कजरी, विदेशिया, जाट जाटनी, ये सारे के सारे लोक नृत्य हैं बिहार के। अगला सवाल है एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना। एंथ्रोपोलॉजिकल, लॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना। एंथ्रोपोलॉजी क्या होता है? एंथ्रोपोलॉजी होता है मानव विज्ञान, मानव का अध्ययन, ठीक है, एंथ्रोपोलॉजी। तो एंथ्रोपोलॉजी, तो एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कहां स्थित है? 1900, यह है कलकत्ता में स्थित। 1945 में इसकी स्थापना हुई थी, एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ठीक, एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। फिर उसके बाद 1945 में जब ये स्थापित हुआ, कलकत्ता में स्थापित हुआ ये। 1948 में, 45 में स्थापित हो गया था लेकिन इसका हेडक्वार्टर था बनारस में, लाया गया फिर कलकत्ता, तो इसीलिए 1945 कलकत्ता ही लिख दिया मैंने, कलकत्ता में इसका हेडक्वार्टर है, लेकिन स्थापना हुई थी बनारस में। हाँ, लाया गया इसे कलकत्ता बाद में। इसके 7 क्षेत्रीय केंद्र हैं। कितने क्षेत्रीय केंद्र हैं? 7, उसमें से एक है देहरादून। क्या देहरादून में एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का कोई मुख्यालय है उत्तराखंड में? हाँ, देहरादून में है, ठीक है। 7 में से एक है, 7 है पूरे भारत में इसके क्षेत्रीय केंद्र। क्षेत्रीय 7 केंद्रों में से एक है
देहरादून में। अगला क्वेश्चन है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी, नेचुरोपैथी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी कहां स्थित है? पुणे, पुणे महाराष्ट्र, एमएच, पुणे महाराष्ट्र। बिना दवाओं के प्राकृतिक उपचार से संबंधित होता है ना नेचुरोपैथी। नेचुरोपैथी में क्या करेगा? तो दवाई ववाई कुछ नहीं देंगे, नेचुरल तरीके से करेंगे उपचार। तो बिना दवाओं के प्राकृतिक उपचार, आहार चिकित्सा और योग के माध्यम से स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए ये सब चीजें होंगी। योग वगैरह होगा, आहार चिकित्सा, आहार अच्छा किया जाएगा और प्राकृतिक उपचार किया जाएगा। किस तिथि को मिजोरम भारत का 23वां राज्य बना? मिजोरम 23वां राज्य किस तिथि को बना? किस तिथि को मिजोरम भारत का 23वां राज्य बना? 23वां राज्य, 53वां संविधान संशोधन, 53rd, 53वां संविधान संशोधन 1986 को, 1986 53वां संविधान संशोधन के तहत संविधान के अनुच्छेद 371 जी इसके लिए समर्पित किया गया। जैसे हमने बी असम के लिए समझा था ना, उसमें जे तक थे, ठीक है, तो उसमें से जी जो है वो मिजोरम से संबंधित है, 371 जी, 371 जी। मिजोरम में पहाड़ियां पाई जाती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। क्या कहते हैं उन्हें? हम क्या कहते हैं? पढ़ा है आपने, लुसाई, लुसाई पहाड़ी, लुसाई पहाड़ी। मिजो पहाड़ी को लुसाई पहाड़ी भी कहा जाता है। इसकी सबसे ऊंची चोटी जो है वो है क्या? ब्लू माउंटेन। ब्लू माउंटेन किस राज्य में पाए जाते हैं? मिजोरम में पाए जाते हैं। तो सबसे ऊंची चोटी ब्लू माउंटेन है, लुसाई पर्वत की। मिजोरम और म्यांमार में आपस में सीमा बनती है ना। मिजोरम इस तरफ है, जैसे अरुणाचल प्रदेश है, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ठीक है, ऐसी तो है साइड के जो हैं। तो मिजोरम की सीमा लगती है म्यांमार से। तो म्यांमार और मिजोरम के बीच में कौन सी एक प्रसिद्ध झील है? म्यांमार और मिजोरम के बीच में रिह नाम से एक झील है, रिह-दिल, 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 रिह-दिल झील, रिह-दिल झील किन दो राज्य, किन दो के बीच में है? मिजोरम और म्यांमार के बीच में। लास्ट अगला क्वेश्चन है, ये लास्ट क्वेश्चन है, मोगलीपुत्र तिस्स की अध्यक्षता में, मोगलीपुत्र तिस्स, मोगलीपुत्र तिस्स की अध्यक्षता में अशोक के काल में तीसरी बौद्ध संगीति हुई। मोगलीपुत्र तिस्स की अध्यक्षता में 4 बौद्ध संगतियां हुई है ना, रावापाकी, राजगृह, पाटलिपुत्र, सॉरी राजगृह, फिर कौन सा था? वैशाली, वैशाली, हाँ, राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र और कुंडलवन। राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र और कुंडलवन। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो ये 4 बौद्ध संगीतियों में से जो हमारी तीसरी बौद्ध संगीति है, अशोक के काल में मोगलीपुत्र तिस्स की अध्यक्षता में तीसरी बौद्ध संगीति हुई थी 350 ईसा पूर्व। पाटलिपुत्र, 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 ठीक। बौद्ध दर्शन पर आधारित तीसरे पिटक, सुप्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक, तीसरा है ना अभिधम्म पिटक। तो ये अभिधम्म पिटक का को संकलित किया गया और इस तरह त्रिपिटक पूरा हुआ इस बौद्ध संगीत में। लिखना अभिधम्म पिटक, अभिधम्म, धम्म, अभिधम्म पिटक, पिटक को शामिल किया गया और इसके साथ जो त्रिपिटक है, त्रिपिटक, त्रिपिटक पूर्ण हुआ इस तरह से। और इसी बौद्ध संगीति के तहत जो देखो कौन सी बौद्ध संगीति है ये? अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक और तनिष्क, 4 इसके अध्यक्ष हैं। ये अलग अलग समय में अच्छे से चर्चा करूंगा इस पर, अभी शॉर्ट में चल रहे हैं ना। तो अशोक की अध्यक्षता में, अशोक के काल में हुआ है। तो इसी बौद्ध संगीति, तीसरी बौद्ध संगीति के बाद अशोक ने अपने जो अनुयायी थे उनको देश विदेश भेजा था। अशोक ने अपने लोगों को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए देश विदेश भेजा था। उन्होंने अपने बेटे और बेटी, बेटा महेंद्र और बेटी संघमित्रा, उनको भी कहां भेजा? श्रीलंका, प्रचार प्रसार के लिए। किसके? बौद्ध धर्म के प्रसार के लिए। श्रीलंका में महेंद्र और संघमित्रा को भेजा, तो प्रचार प्रसार के लिए भेजा। लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन,
मुर्शिद कुली खां को औरंगजेब ने कब बंगाल का दीवान बना दिया? औरंगजेब ने मुर्शिद कुली खां को कब बंगाल का दीवान बना दिया? बंगाल का दीवान 1700 ईस्वी में। 1700 ईस्वी बंगाल का दीवान मुर्शिद कुली खां को बना दिया 1700 ईस्वी।